This video is for the students of class 7th. आखिरकार हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री केवल स्टोरी होती है। जो हम और स्टोरीज पढ़ते हैं वो इमेजिनरी होती हैं, लेकिन जो हिस्ट्री होती है वो ऐसी स्टोरी होती है जिसमें इसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल में होते हैं, पास्ट में वो हो चुके होते हैं। तो उनसे संबंधित अगर हम सारी डिटेल जान लें तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है और हमें बातें याद रखने में भी इजी रहता है। तो इस वीडियो में मैंने वेरी शॉर्ट और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चंस समझाए हैं। ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। आप ये समझिए जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो पहले थे, बस हम उनको आज नहीं देखते, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, why was it a difficult task for rulers of the Middle Ages to rule the Indian subcontinent? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर शासन करना मिडिल एज के रूलर्स के लिए मुश्किल काम क्यों था? इट वॉज डिफ़िकल्ट टास्क। टास्क काम को कहते हैं बिकॉज पीपल ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स लिव्ड हियर। डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न, और बैकग्राउंड जो अलग अलग, मतलब जिनके सब कुछ रहन सहन अलग था, अलग अलग कल्चर के थे, वो सब लोग यहाँ पर रहते। वो चंगेज़ खान। चंगेज़ खान वॉज द रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब्स, चाइना एंड सेंट्रल एशिया। मंगोल ट्राइब्स, चाइना और सेंट्रल एशिया का रूलर था चंगेज़ खान। हु वॉज बाबर? बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर। ये सबसे पहला मुगल एम्परर। एम्परर कहते हैं बादशाह, सम्राट। हिंदी में है तो सम्राट कहा जाएगा, लेकिन ये मुस्लिम थे तो इन्हें एम्परर या बादशाह कहा जाता है। एंड रेन का मतलब होता है रूल करना, रूल्ड फ्रॉम 1526 टू 1530। नेम द बैटलफील्ड वेयर इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर। उस बैटलफील्ड का यानी कि लड़ाई के मैदान का नाम बताइए जहाँ पर बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ही बाबर दिल्ली में एंटर हुआ था। ये जगह थी पानीपत, दिल्ली के पास ये जगह आज भी है, हरियाणा में आती है पानीपत। टू होम डिड बाबर डिफीट एट चंदेरी? बाबर ने चंदेरी में किसे हराया था? बाबर डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। चंदेरी में उसने राजपूतों को हराया था। वोट फोर्स हुमायूं टू फ्ली टू ईरान? फ्ली का मतलब होता है डर के भाग जाना। हुमायूं को डर के ईरान में भाग जाने के लिए किसने या किस चीज़ ने विवश किया था? आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय शेर खान एट चौसा इन 1539। 1539 में और कन्नौज में 1540 में चौसा नाम की जगह पर शेर खां के द्वारा हराए जाने के बाद हुमायूं फ्लड टू ईरान। फ्ली की पास्ट टेंस फ्लड हो जाता है, हुमायूं ईरान में भाग गया। एट वॉट एज डिड अकबर बिकम द एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर? एम्पायर का मतलब होता है किंगडम, साम्राज्य। अकबर मुगल साम्राज्य का एम्परर कब बना? कितनी एज थी उसकी? अकबर बिकेम द एम्परर ऑफ द मुगल एम्पायर एट द एज ऑफ 13। ही वॉज जस्ट 13। इसके एक संरक्षक थे, वो थे बैरम खान। हु वॉज द रीजेंट ऑफ अकबर? जैसे गार्जियन, आजकल जिसे गार्जियन बोलते हैं, तो रीजेंट उसे कहते हैं, ये थे बैरम खान। हाउ इज प्रिंस खुर्रम बेटर नोन एज इन इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री में प्रिंस खुर्रम को किस नाम से जाना जाता है? प्रिंस खुर्रम इज बेटर नोन एज एम्परर शाहजहान इन इंडियन हिस्ट्री। प्रिंस खुर्रम को शाहजहान के नाम से जाना जाता है इतिहास में। हु वॉज विक्टोरियस इन द कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहान सन? जो शाहजहां के बेटे थे उनके बीच में, सक्सेशन का मतलब होता है गद्दी पर बैठना। गद्दी पर बैठने के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई हुई थी आपस में, उसमें विजयी कौन हुआ था? विक्टोरियस का मतलब विजयी। औरंगजेब वॉज विक्टोरियस, औरंगजेब जीता था। हु फॉट गुरिल्ला वारफेयर? गुरिल्ला तरीके से लड़ाई कौन करता था? ये थे मराठा। द मराठाज फॉट गुरिल्ला वारफेयर। व्हाट डू यू मीन बाय द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर? इसको क्या पढ़ेंगे? प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर का रूल से आप क्या समझते हैं?
अंडर द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। एस्टेट का मतलब प्रॉपर्टी। फादर की प्रॉपर्टी सबसे बड़े बेटे को मिलती थी। ये था प्राइमोजेनिचर रूल। What was Timurid custom of कोपार सीनरी, इसे कोपार सीनरी पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस। कोपार सीनरी इनहेरिटेंस यानी कि जो दादा परदादा है उनकी प्रॉपर्टी मिलने की टिमुराइड कस्टम क्या थी? कोपार सीनरी वॉज डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स। जितने भी बेटे होते थे उन सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, उसे कहते थे कोपार सीनरी। प्राइमोजेनिचर में एल्डर सबसे बड़े को मिलेगी बस सारी प्रॉपर्टी, और कोपार सीनरी में सब में बांट जाएगी चाहे जितने भी हों। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द मुगल्स इनेबल देम टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफियंस। टी साइलेंट था इसमें। मुगलों की वो कौन सी क्वालिटीज थी जिनसे कि वो अपना प्रभाव, इन्फ्लुएंस कहते हैं प्रभाव, बहुत सारे राजाओं, बहुत सारे सरदारों पर ला पाए, वहाँ तक फैला पाए। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग, ये उन्होंने बैलेंस, बड़ी सावधानी से बैलेंस बनाया हुआ था कि डिफीट तो करेंगे, हराएंगे, बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट, लेकिन अपने दुश्मन को बेइज्जत नहीं करेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे। अनेबल द मुगल्स टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मैनी किंग्स एंड चीफियंस, अपनी इसी क्वालिटी की वजह से, इसी बैलेंस की वजह से वो बहुत सारे राजाओं और बहुत सारे सरदारों तक अपने राज्य को फैला पाए। वॉट डज द टर्म मनसबदार रेफर टू, जो टर्म का मतलब तो शब्द, मनसबदार ये शब्द है, ये किस लिए प्रयोग होता है? द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, ऐसे व्यक्ति के लिए आता है ये हु होल्ड्स ए मनसब, जिसकी एक मनसब, और मनसब क्या होता है? जिसकी पोजीशन हो या रैंक हो। वॉट वॉज जात, जात क्या था? मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। मनसबदार की रैंक और उसकी सैलरी एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे जात कहते थे उससे डिसाइड होती थी। द हायर द जात, जितने ज़्यादा नंबर उसके जात के होते, द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल पोजिशन इन द कोर्ट। तो प्रेस्टिजियस का मतलब है ऑनरेबल, सम्मानजनक, रेस्पेक्टफुल। तो उतनी ज़्यादा रेस्पेक्टफुल कोर्ट में उस नोबल की पोजीशन होती थी। जैसे मैं ये कहूँ एक के पास 5,000 रुपये, एक के पास 100 रुपये हैं, तो जिसके पास 5,000 रुपये हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, 100 रुपये वाले की कम होगी। वॉट वॉज जागीर, मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट नोन एज जागीर। मनसबदारों को जो सैलरी मिलती थी वो पैसे नहीं होते थे, वो उन्हें एक रेवेन्यू इकट्ठा करने की जिम्मेदारी देते थे एक पर्टिकुलर एरिया से, उसे ही जागीर कहा जाता था। वॉट वाज जब्त, इट वॉज द रेवेन्यू कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। जो लोगों की फसलें होती थी तो उनके रेवेन्यू के रेट थे, उसका शेड्यूल था एक, तो उससे जो भी पैसा, जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था उसे जब्त कहते थे। With whom did अकबर hold a discussion on religion? Religion क्या होता है? धर्म। अकबर ने किसके साथ धर्म पर चर्चा करी, डिस्कशन किया? अकबर held discussions on religion with the उलमा। उलमा उर्दू में पढ़े लिखे विद्वान लोगों को कहा जाता है, ब्राह्मण्स, जीसस प्रीस्ट्स हु वर रोमन कैथोलिक, जो कि रोमन कैथोलिक थे, एंड जोरास्ट्रियंस, ये पारसी धर्म को मानने वाले होते हैं। When did मेहरुन्निसा रिसीव द टाइटल ऑफ नूरजहाँ? मेहरुन्निसा को नूरजहाँ का टाइटल कब मिला? आफ्टर मेहरुन्निसा गॉट मैरिड टू एम्परर जहांगीर, जब मेहरुन्निसा की मैरिज एम्परर जहांगीर के साथ हो गई इन 1611 में, शी रिसीव द टाइटल ऑफ नूरजहाँ, तो नूरजहाँ ये नाम जहांगीर ने मेहरुन्निसा को दिया और तब से वो नूरजहाँ के नाम से फेमस हो गई। What power did the nobles exercise during अकबर्स रेन? इस वाले रेन का मतलब होता है राज्यकाल। अकबर के राज्यकाल के दौरान नोबल्स की पावर कितनी थी? ड्यूरिंग अकबर्स रेन द नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज। अकबर के राज्यकाल में नोबल्स की बड़ी बड़ी आर्मी थी, एंड हैड एक्सेस
टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रिवेन्यू, और वो बहुत ज़्यादा रिवेन्यू इकट्ठा कर सकते थे। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कंट्रास्ट द मुगल्स टू देयर प्रीडिसेसर्स। प्रीडिसेसर्स का मतलब होता है जो उनसे पहले आने वाले किंग थे, उनसे मुगलों की कंट्रास्ट करिए, यानी कि उनके क्या विरोध था, क्या फ़र्क था, बताइए। हाउ वर द मुगल्स ग्रेटर देन देयर प्रीडेसेसर्स। अपने प्रीडिसेसर्स से मुगल कैसे ज़्यादा महान थे। अनलाइक देयर प्रीडिसेसर्स, अपने प्रीडेसेसर्स की तरह से नहीं, बल्कि मुगलों ने क्रिएटेड ए ह्यूज एम्पायर, उन्होंने बहुत बिग साम्राज्य बनाया। accomplished what had hitherto seemed impossible for only short periods of time, वो सब किया जो कि अभी तक इम्पॉसिबल माना जाता था। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के लेटर हाफ से दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली अंटिल इन द, उन्होंने अपने राज्य को आगरा और दिल्ली से आगे बढ़ाया। एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ाना। एंड द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उन्हीं का रूल हो गया। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउटलास्टेड देयर रूल, उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन के बनाए, शासन करने के ऐसे आइडियाज दिए जो उनके रूल के बाद भी चलते रहे। हाउ डिड बाबर बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली, बाबर दिल्ली का रूलर कैसे बन गया। बाबर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगाना इन 1494, बाबर फरगाना के सिंहासन, थ्रोन कहते हैं सिंहासन पर, 1494 में बैठा। वैन ही वॉज ओनली 12 years old, जब वो केवल 12 साल का था। However, he had to leave his ancestral throne, लेकिन उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ सिंहासन छोड़ना पड़ा, ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ उज्बेक्स, उज्बेकों के आक्रमण की वजह से, जो कि मंगोल ग्रुप के थे। बाबर वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, बाबर बहुत सारे सालों तक भटकता रहा। देन इन द ईयर 1504 ही सीज्ड काबुल, उसने काबुल पे कब्जा किया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को एट द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के बैटल में हरा दिया। 10 इस प्रकार से ही कैप्चर्ड दिल्ली, उसने दिल्ली पे कब्जा किया। वेयर ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, जहाँ उसने मुगल एम्पायर की नींव रखी, फाउंडेशन कहते हैं नींव। ही बिकेम द फर्स्ट मुगल एम्परर, वो पहला मुगल बादशाह बना। एंड रूल फ्रॉम 1526 to 30, उसने 4 years तक 1526 से 1530 तक राज्य किया। What do you know about the Mughal relations with other rulers, especially the Rajputs? मुगलों के दूसरे रूलर से, स्पेशली राजपूतों से संबंध कैसे थे, उसके बारे में क्या जानते हैं। इट वॉज द पॉलिसी ऑफ द मुगल रूलर्स, ये मुगल रूलर्स की पॉलिसी थी टू कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स, कि वो रूलर्स के अगेंस्ट लगातार अभियान चलाएं। हु वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब था पावर, जो उनकी पावर को मानने को तैयार ना हो। However, when the मुगल became powerful, जब मुगल पावरफुल बन गया, many other rulers joined them willingly, बहुत सारे रूलर उनके साथ आके मिल गए। There were several राजपूत, लेकिन कुछ राजपूत अभी भी ऐसे थे, who married their daughters into मुगल families, जिन्होंने मुगल फैमिली में अपनी बेटियों की शादी करी, in order to gain a high position, बड़ी पोजीशन पाने के लिए। But at the same time, many resisted the मुगल, बहुत सारों ने मुगलों का विरोध किया। The सिसोदिया राजपूत refused to accept मुगल authority for a long time, जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने मुगलों की पावर को लंबे समय तक एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। However, when they got defeated, जब वो हार गए, the Mughals did not treat them badly, तो मुगलों ने उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। Thus the Mughals never humiliated their opponents, मुगलों ने अपने शत्रुओं को कभी बेइज्जत नहीं किया। इवन दो दे डिफीटेड देम, जबकि वो उन्हें हरा चुके होते थे। दिस यूनिक क्वालिटी ऑफ देयर्स, उनकी इस अनोखी क्वालिटी की वजह से, एनेबल देम टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस, वो अपने राज्य को, अपने प्रभाव को बढ़ा पाए ओवर मैनी किंग्स एंड डिफेंस, बहुत सारे सरदारों पर और बहुत सारे राजाओं तक।
औरंगजेब डिड नॉट फॉलो द मुगल पॉलिसी। औरंगजेब ने मुगलों की पॉलिसी को नहीं फॉलो किया एंड इंसल्टेड शिवाजी और शिवाजी की बेइज्जती करी। वैन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी, जब वो मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने आए, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट, इस इंसल्ट का क्या परिणाम हुआ। कॉन्सिक्वेंस कहते हैं परिणाम। आफ्टर बीइंग इंसल्टेड बाय औरंगजेब, औरंगजेब के द्वारा इंसल्ट किए जाने के बाद शिवाजी एस्केप फ्रॉम आगरा, शिवाजी आगरा से भाग गए एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट किंग, और उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। देन ही रिज्यूम्ड हिज कैंपेन अगेंस्ट द मुगल्स, और फिर उन्होंने रिज्यूम का मतलब स्टार्टेड, उन्होंने मुगलों के विरुद्ध, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, अपना अभियान शुरू कर दिया। गिव एन अकाउंट ऑफ टोडरमल्स रिवेन्यू सिस्टम, टोडरमल के रिवेन्यू सिस्टम का वर्णन बताइए। यहाँ अकाउंट का मतलब हिसाब किताब नहीं, वर्णन। टोडरमल वॉज अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर, टोडरमल अकबर का रिवेन्यू मिनिस्टर था। ही कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, उसने फसलों की पैदावार, प्राइसेस, पैसे यानी कीमत, एरियाज कल्टिवेटेड फॉर ए 10 ईयर पीरियड, और जो 10 ईयर पीरियड के लिए ज़मीन पे खेती की गई थी उसका सर्वे किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, और इस डाटा के आधार पर द टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, हर क्रॉप के ऊपर कैश में टैक्स फिक्स कर दिया गया, भाई तुम्हें इतना देना है। जैसे अगर लैंड फर्टाइल है तो ज़्यादा टैक्स देना होगा, जब बंजर है, खेती कम होती है तो वहाँ पे कम देना होगा। दिस रेवेन्यू सिस्टम केम टू बी नोन एज जब्त, इस रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहते थे। दिस सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज, ये सिस्टम उन एरियाज में प्रचलित था वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड, जहाँ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर सर्वे कर पाए लैंड का एंड कीप केयरफुल अकाउंट्स, और उसका रिकॉर्ड भी रख पाए। गिव एन अकाउंट ऑफ अकबरनामा एंड आइन अकबरी, अकबरनामा और आइन अकबरी का वर्णन दीजिए। अबुल फजल, वन ऑफ अकबर्स क्लोज फ्रेंड, जो कि अकबर के नज़दीकी दोस्तों में से और दरबारियों में से एक था, रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ द रेन ऑफ अकबर, उसने अकबर के राज्यकाल की 3 किताबों वाली हिस्ट्री लिखी, यानी कि 3 किताबें थी उसमें। इट वॉज टाइटल्ड एज अकबरनामा, उस किताब का नाम था अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर्स, पहली बुक में अकबरों के पूर्वज, अकबर के पूर्वजों का जिक्र था। एंसेस्टर यानी कि उसके दादा परदादा। सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन, सेकेंड वॉल्यूम का मतलब बुक होता है, सेकेंड बुक में अकबर के राज्यकाल में जो घटनाएं हुई उनका जिक्र है। आइन अकबरी इज द थर्ड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम का नाम है आइन अकबरी। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अकबर के शासन, घर गृहस्थी, आर्मी, रिवेन्यू, टैक्सेस, ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, उसके एम्पायर का भौगोलिक क्षेत्र क्या था, उन सब का वर्णन है। द बुक ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया, ये किताब भारत में रहने वाले लोगों की कल्चर और उनकी परंपराओं के बारे में भी बताती है। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ सुलह कुल, सुलह कुल के मेन फीचर्स क्या थे। द आइडिया ऑफ सुलह कुल वॉज इंट्रोड्यूस बाय अकबर, सुलह कुल का आइडिया अकबर ने लागू किया था। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है लागू करना। अकबर द ग्रेट, सुलह कुल मेंट यूनिवर्सल पीस, अब सुलह कुल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल पीस यानी कि पूरी दुनिया में शांति। इट्स मेन फीचर्स आर गिवन बिलो। द आइडिया ऑफ सुलह कुल वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ टॉलरेंस, सुलह कुल का आइडिया सहनशीलता पर आधारित था। विच डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन अकबर्स रेल्म, जिसका मतलब ये था कि अकबर के राज्य में अलग अलग धर्मों के लोगों से कोई भेदभाव नहीं होता था। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव होना। इट फोकस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स, ये नैतिकता के सिस्टम पर फोकस करती थी, केंद्रित थी, जैसे ईमानदारी, जस्टिस, न्याय, पीस, शांति। दीज वैल्यूज़ वर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और ये वैल्यूज़ पूरी दुनिया में लागू की जाने वाली थी। अब लॉन्ग आंसर टाइप देखते हैं हम। हु वर मनसबदार, मनसबदार कौन थे। व्हाट वर देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जिम्मेदारियां क्या थी। द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल, रिक्रूट का मतलब होता है एम्प्लॉय करना, भर्ती करना। मुगलों ने बहुत सारे अलग अलग लोगों को भर्ती की इन ऑर्डर टू रन द एम्पायर स्मूथली, ताकि उनका साम्राज्य आराम से चले। दोज हु जॉइन मुगल सर्विस,
जो मुगल सर्विस ज्वाइन करते थे वर एनरोल्ड एज मनसबदार, उन्हें मनसबदार कहते थे। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल, मनसबदार शब्द उस व्यक्ति पे लागू होता था होल्डिंग ए मनसब, जो मनसब जिसके पास हो, मीनिंग ए पोजीशन और रैंक, यानी कि जिसकी पोजीशन और रैंक हो। इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम, ये ग्रेडिंग सिस्टम था यूज बाय द मुगल टू फिक्स रैंक, जिससे कि रैंक, सैलरी, मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज ये फिक्स की जाती थी। यानी कि किस उसकी योग्यता को देखते हुए, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है और उस क्लास में हम कहें कि भाई जिसके नंबर इतने आए हैं वो सबसे आगे बैठेगा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम वाले, तो मनसब का भी यही था। उसकी योग्यता को देखते हुए उसे बताया जाता था कि उसकी रैंक ये रहेगी, तो वही उसके हिसाब से ही उसके सैलरी निश्चित होती थी। द मनसबदार्स वर असाइन टू मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अब मनसबदारों को जिम्मेदारी क्या दी जाती थी? मिलिट्री की जिम्मेदारी, सेना की। फॉर दिस दे मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन, इसका मतलब क्या था कि उन्हें एक निश्चित संख्या में घुड़सवार रेडी रखने पड़ते थे कि जब भी एम्परर को, बादशाह को जरूरत होगी तो उन्हें भेजना पड़ेगा। द मनसबदार ब्रोट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, और मनसबदारों को अपने घुड़सवारों को रिव्यू के लिए, चेकिंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए लाना पड़ता था। गॉड देम रजिस्टर, उन्हें रजिस्टर में एंट्री करवानी पड़ती थी। देयर हॉर्सेज ब्रांडेड, हॉर्सेज पे ब्रांड निशानी दी जाती थी उनके ऊपर। एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, फिर उन्हें पैसा मिलता था सैलरी के रूप में देने के लिए। वाई डिड द पीजेंट्री सफर ए लॉट ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ औरंगजेब रेन, औरंगजेब के राज्यकाल में किसानों को बहुत कष्ट क्यों भोगने पड़े? मनसबदार रिक्रूटेड बाय द मुगल्स टू डिस्चार्ज मुगल सर्विसेज, मनसबदार जो कि मुगलों ने भर्ती किए थे, उनका काम था मुगलों की सेवा करना। रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रिवेन्यू असाइनमेंट, रिवेन्यू असाइनमेंट यानी टैक्स इकट्ठा करना है किसी एरिया से, इस रूप में सैलरी मिलती थी, जिसे कि जागीर कहते थे। बट मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड और एडमिनिस्टर देयर जागीर, लेकिन ज़्यादातर मनसबदार ना तो अपने जागीर के एरिया में रहते थे, ना उसका कंट्रोल करते थे। दे ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट, बस उनके पास ये अधिकार था कि जो एरिया उन्हें मिला है वहाँ से वो टैक्स इकट्ठा कर सकते थे। विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट, वो भी उनके लिए उनके नौकर इकट्ठा करते थे। वाइल दे सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, जबकि जो मनसबदार थे वो किसी दूसरे एरिया में रहा करते थे। अकबर मैनेज टू केयरफुली एसेस देयर जागीर, अकबर ने तो बड़े अच्छे तरीके से उनकी जागीर का असेसमेंट करवा लिया था, मूल्यांकन करवा लिया था, भैया इसमें से कितना टैक्स इकट्ठा हो सकता है, रिवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, सो दैट देयर रिवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, ताकि जो रिवेन्यू है वो सैलरी के बराबर बराबर हो। बट औरंगजेब फेल टू डू दिस, लेकिन औरंगजेब ये नहीं कर पाए। ड्यूरिंग हिज रेन, उनके राज्यकाल में द एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस, जो एक्चुअल रिवेन्यू इकट्ठा होता था वो अक्सर बहुत कम होता था। देन द ग्रांटेड, सब जितना दिया गया उससे काफ़ी कम। देयर वॉज ऑल्सो ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार, और मनसबदारों की संख्या बढ़ गई, अब जगह तो निश्चित ही है। विच मेंट ए लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड ए जागीर, इसलिए जागीर मिलने से पहले उन्हें बहुत इंतजार करनी पड़ती थी। दीज क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, इससे जागीर की संख्या में शॉर्टेज आ गई। एज ए रिजल्ट मैनी जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल, बहुत सारे जागीरदार तो ऐसे थे जितना रिवेन्यू वो इकट्ठा कर सके, अत्याचार कर करके उतना ज़्यादा इकट्ठा करते थे। वाइल दे हैड ए जागीर एज औरंगजेब कुड नॉट कंट्रोल दिस डेवलपमेंट, औरंगजेब इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाया। द पीजेंट्री सफर्ड ए लॉट, अब रिवेन्यू लेते थे किससे? किसानों से, तो किसानों ने बड़े कष्ट भोगे। दे हैड टू गिव द रिवेन्यू अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर हालात में, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है कंडीशन, हालात, हर हालात में उन्हें रिवेन्यू देना ही देना था। रिवेन्यू का मतलब याद है ना, टैक्स। विच मेड देयर लाइफ मिजरेबल, जिससे कि उनकी जिंदगी बड़ी कष्टपूर्ण हो गई। मिजरेबल का मतलब कष्टपूर्ण। राइट ए ब्रीफ अबाउट द मुगल एम्पायर इन द 17th एंड आफ्टरवर्ड, 17th सेंचुरी और उसके बाद के समय के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। द इन्फ्लुएंस एंड पावर ऑफ द मुगल्स वर एट द हाइट ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में मुगलों की पावर, उनका प्रभाव पूरी चरम सीमा पे था। देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ब्रोट ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी टू द एम्पायर,
उनकी जो शासन करने की जो मिलिट्री सेना की एफिशिएंसी थी, उससे उनकी बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा। दे हैड ए ह्यूज ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब खजाना, और वेल्थ, उनके पास बहुत सारा खजाना था। दे लेड ए हाईली लग्जूरियस लाइफ, बड़ा वैभवशाली जीवन जीते थे। बट द कॉमन मास, मास का मतलब जनता, हैड टू फेस द कर्स ऑफ पॉवर्टी, कर्स का मतलब अभिशाप, पॉवर्टी गरीबी, लेकिन आम लोगों को गरीबी का अभिशाप भुगतना पड़ रहा था। The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. मुगल एम्प्रर और उनके मनसबदार सैलरी पर और सामान पर बहुत सारा पैसा खर्च करते थे। द पुअरेस्ट अमंग देम लेड ए वेरी मिजरेबल लाइफ, वो बेचारे जो गरीब थे वो कष्टपूर्ण जीवन जीते थे। हावेवर द वेल्थियर पीजेंट्री एंड अर्डनर ग्रुप्स, मर्चेंट्स, बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन जो अमीर किसान थे, आर्टिजन से, व्यापारी थे, बैंकर्स यानी कि जो ब्याज को लोन पे लेते, अब तो लोन बैंक से लेते हैं ना, पहले ऐसे वाले बैंक लेते, पहले लोग ही लेते थे, उन्हें बैंकर कहते थे जो पैसे का लेन देन करते थे। तो वो उनकी हालत बहुत अच्छी थी। द मुगल इलाइट्स, इलाइट्स का मतलब होता है बहुत ही अमीर लोग, नोबल्स जिन्हें कहते थे, या कोर्ट या दरबारी होते थे। एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर, उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी 17th सेंचुरी में। वाई विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल पावर एंड इन्फ्लुएंस, मुगल पावर और इन्फ्लुएंस असर के कम होने से, डिक्लाइन का मतलब कम होना, मैनी नोबल्स बिकेम इंडिपेंडेंट, बहुत सारे नोबल्स स्वतंत्र हो गए। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टी, अब उन्होंने नई डायनेस्टी बना ली। हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंसेस, अपने अपने एरिया में बड़ी उनकी कमांड थी, और उसका एग्जाम्पल है हैदराबाद और अवध। आई होप कि ये पूरा लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो बनता ही है ना, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।